हेलो नमस्कार सत श्री अकाल मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको जो है रेगुलर बेसिस पर आपको जो है सभी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी कभार थोड़ी सी मिस्टेक्स आ जाती हैं जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाती है, लेकिन आपको जो है इस चैनल के माध्यम से रेगुलर क्लासेस करवाई जा रही है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं, थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो क्लास 12th के ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए, साथ ही आपके सिलेबस को संपूर्ण रूप से तैयार करने के लिए और आपके मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो है पहले आपको पार्ट नंबर 1 जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया था, जो कि आप कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको पार्ट 1 का वीडियो आपको फ्लैश होता हुआ दिखेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अगर वहाँ से भी नहीं देख पाते हैं तो आप डायरेक्ट आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो पर चेकआउट कर सकते हैं और उससे भी समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम जो है आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी और साथ ही आपकी मानसिक शक्ति को और साथ ही आपके मानसिक उस समझ को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि एक 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर है ये आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, यानी ये हमारा एनसीईआरटी बुक है। इसी बुक से जो है हम चैप्टर को जो है आराइज करते हैं, इसके अंदर से क्वेश्चन को हम जो बनाते हैं और साथ ही कुछ एग्जाम से भी जो है पूछे गए क्वेश्चन है उसको भी जो है छांटते हैं और उसको जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। आशा जैसा कि आप हमारे वीडियो पर अगर रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल ही रहा होगा कि किस प्रकार का हमारे सर जो है आपको, यानी कि हमारे सर हमारी टीम के द्वारा आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो चलिए 12th क्लास की जय हो का नारा लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि नियतिवाद क्या है बच्चों। नियतिवाद, नियतिवाद और संभावनावाद में अंतर को स्पष्ट करें, यानी नियतिवाद और संभावनावाद में क्या अंतर है उसको आप बताएं, उसको समझाएं, उसको स्पष्ट करें। तो नियतिवाद और संभावनावाद के बारे में जो है इस वीडियो के अंतर्गत यानी कि इस वाले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो नियतिवाद और संभावनावाद, नियतिवाद और संभावनावाद को 2 पॉइंटों में जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए 2 तरह से जो है उसको एक, जैसे कि नहीं बोलते हैं कि एक दूसरा पक्ष एक जो है, यानी कि जैसे डिबेट्स होता है उसी तरह से जो है इसमें भी डिबेट्स वाला जो है पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। भले ही आपको क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन जो छोटा है लेकिन आंसर लंबा है, इससे आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाता है तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो में नियतिवाद और संभावनावाद, यानी नियतिवाद को अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिटरमाइंस और संभावनावाद को बोलते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो नियतिवाद में पहला नंबर हमारा पॉइंट है कि इस विचारधारा के अनुसार, किस विचारधारा के अनुसार, तो आप इसमें देख लीजिएगा बच्चों कि हम आप कहाँ पर हैं, क्योंकि इतने सारे पॉइंट में जल्दी जल्दी वीडियो को आपको चीज़ों को समझाते हुए चलना है। ठीक है, तो नियतिवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलापों को पर्यावरण में से नियंत्रित माना जाता है। ये तो हो गई किताबी भाषा, पढ़ते हैं आपको। तो मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऐसा कौन मानता है, तो नियतिवाद कहता है, नियतिवाद का कहना है। तो संभावनावाद का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है संभावनावाद का कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य, किस विचारधारा के अनुसार, तो संभावनावाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का, यानी प्रकृति के द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा के अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। ठीक है बच्चों,
यानी कि संभावनावाद का कहना है कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है और साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति में जो वस्तुएं विद्यमान हैं, जो संसाधन मौजूद हैं, उनका अपनी इच्छा के अनुसार लाभ के लिए उपयोग कर सकता है बिना उसको क्षति पहुंचाए। ठीक है। लेकिन नियतिवाद का कहना है कि नहीं, मनुष्य तो जो है मनुष्य का जितना भी क्रियाकलाप है वो जो है पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा पहला नंबर पॉइंट का डिबेट हुआ। नेक्स्ट हम दूसरे नंबर पॉइंट पे इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है, नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं। यानी कि नियतिवाद जो है वह, नियतिवाद का कहना है सामान्य रूप से कि मानव जो है वो एक निष्क्रिय कारक है, पर्यावरण जो है उसको नियंत्रित करता है, ऐसा वो नियतिवाद का कहना है। ठीक है। ये किताबी भाषा है, इसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है कि नियतिवाद और संभावनावाद क्या होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो दूसरा नंबर पॉइंट है हमारा कि संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ठीक है। यानी कि संभावनावाद जो है वो कहता है कि प्रकृति जो है वो, प्रकृति की तुलना में मनुष्य जो है महत्वपूर्ण स्थान, प्रकृति के रूप में मनुष्य जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसकी सक्रिय शक्ति के रूप को देखता है। यानी कि प्रकृति की जो सक्रिय शक्ति रूप है उसको मनुष्य बेहतर ढंग से समझाने और उपयोग करने के लिए सहायक होता है, इसलिए जो मनुष्य जो है उसको एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाता है। यह संभावनावाद का कहना है। तो ऐसा सही बात भी है कि प्रकृति जो हमें सभी चीज़ों को दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अगर उसका उपयोग ही ना करे तो किसी भी ऐसे चीज़ का जो कि हमारे संसार में मौजूद है उसका अगर मनुष्य उपयोग ही ना करे तो उस चीज़ों का क्या आवश्यकता। तो उसी प्रकार से चीज़ों को बताने का प्रयास किया गया संभावनावाद के अंतर्गत। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर हमारा पॉइंट है कि इसमें कहा गया है, इसमें आपको जो है इतिहासकार के बारे में, इतिहासकार नहीं कहेंगे इसको, हम ज्योग्राफी के भूगोलवेता कहेंगे। भूगोलवेता के द्वारा कुछ बातें कही गई है, जैसे कि हिपोक्रेटस, अरस्तु, हेरोडोटस और स्ट्रैबो आदि ने जो है रोमन और यूनानी के विद्वानों ने भी नियतिवाद का समर्थन किया, नियतिवाद को माना है, उन्होंने इस पर समर्थन दिया है। और रेटजेल, रीटर, हम्बोल्ट, काट आदि ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया। यानी कि कुल मिलाकर इतने लोग जो थे, हेरोडोटस, अरस्तु, हिपोक्रेटस, ये सभी जो हैं, इन सभी विद्वानों ने जो है कहा है कि हाँ नियतिवाद जो कह रहा है वो भाई सही है, बहुत सही बात बोल रहा है नियतिवाद। तो ये उनका कहना था। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं तो तीसरा नंबर पॉइंट संभावनावाद की तरफ। तो इसमें जो है लुसियन फेवरे, वाइडल डी लाब्लास भी एक भूगोलवेता थे, उन्होंने जो है व्यवस्थित तरीके से इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ये सही है, नियतिवाद ने कहा कि नहीं, ये जो कह रहा है नियतिवाद ये बिल्कुल एकदम से सही है, लेकिन संभावनावाद ने कहा कि उनके जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये सही है, वो तो सही है, ठीक है। यानी संभावनावाद कहता है कि, उनका कहना है कि व्यवस्थित तरीके से इसका विचार धारा को प्रचार प्रसार किया। यानी कि संभावनावाद में जो लुसियन फेवरे और जो वाइडल डी लाब्लास थे, इन्होंने इस विचारधारा को समर्थन दिया, संभावनावाद की विचारधारा को समर्थन दिया और साथ ही साथ इस विचारधारा को एक महत्वपूर्ण स्थिति तक पहुंचाने के लिए जो है प्रचार प्रसार के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर पॉइंट है कि इस विचारधारा के मानने वाले मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, कार्यकुशलता तथा जीवन पद्धति आदि को भी पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित मानते हैं। यानी कि नियतिवाद तो अब यहाँ तक पहुँच गया कि नियतिवाद कहता है कि नियतिवाद विचारधारा को जो मानते थे, उन्होंने कहा कि मानव के जो आचरण है, उनका जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, उनकी जो कार्य करने की जो कुशलता है, उनके जीवन की जो जीने की पद्धति है, जो प्रक्रिया है,
वो सभी जो है पर्यावरण के भौतिक कारकों से प्रभावित होती है लेकिन नियंत्रण कर ले ऐसा कोई ज़रूरत बात नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया हूँ, सॉरी बच्चों। लेकिन इसका कहना है कि यानी कि नियतिवाद का कहना है कि भौतिक जितने भी पर्यावरण के जो भी मानव के संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है वो जो है इस विचारधारा से जो है क्या होती है, प्रभावित होती है। ये हमारा नियतिवाद का कहना है। लेकिन यहाँ पर जो है लुसियन संभावनावाद कहता है कि चौथा नंबर पॉइंट में कि इस विचारधारा के अनुसार नियतिवाद का यह सिद्धांत है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, यह अस्वीकार कर दिया गया है। यानी कि ना तो मनुष्य प्रकृति का दास है ना मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। मनुष्य पृथ्वी पर रहता है और उसके सभी संसाधनों का उपयोग करता है और उनको जो है संभालने का भी प्रयास करता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से संभावनावाद का कहना था और कुछ इस प्रकार से नियतिवाद का कहना था। तो आई होप बच्चों कि आप सभी इन चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नियतिवाद और संभावनावाद में क्या अंतर है उसे स्पष्ट करने के बारे में। तो चलिए, वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे की तरफ वीडियो के दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहने का प्रयास कर रहा है बच्चों, देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यक्षवाद और मानवतावाद में अंतर बताइए। यानी कि प्रत्यक्षवाद और मानवतावाद में क्या अंतर है उसे बताइए। यानी कि डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पॉसिबिलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। ओके, दैट इज कॉल्ड आंसर। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की प्रत्यक्षवाद और मानवतावाद में अंतर। प्रत्यक्षवाद और मानवतावाद में क्या अंतर है, तो इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। प्रत्यक्षवाद को अंग्रेजी में जैसा कि हमने बताया कि पॉसिबिलिज्म बोलते हैं और मानवतावाद को अंग्रेजी में ह्यूमनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला नंबर पॉइंट है कि इस विचारधारा में, किस विचारधारा में, तो प्रत्यक्षवाद की विचारधारा में जो बच्चों है, एक मिनट कट गया बच्चों, कोई बात नहीं। प्रत्यक्षवाद की जो विचारधारा थी इसमें मात्रात्मक विधियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। यानी मात्रात्मक यानी मात्रा के रूप में जो विधि होती है उन पर अधिक बल दिया गया है ताकि विभिन्न कारकों के भौतिक प्रतिरूपों के अध्ययन के समय विश्लेषण को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। यानी कि प्रत्यक्षवाद का कहना है कि मात्रात्मक जो विधि होती है उन पर अधिक बल दिया गया है प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत। जो मात्रा के रूप में यानी कि जो एक पॉइंटेड नोट के रूप में, यानी कि होते हैं ना, जैसे कि कोई भी चीज़ पॉइंटेड में बताने का जो प्रक्रिया होती है उस पर जो है प्रत्यक्षवाद ने बहुत ही ज़्यादा जो है जोर दिया है। और भौतिक प्रतिरूपों के अध्ययन के समय जो विश्लेषण होते हैं उसको जो है अधिक वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो भौतिक जो प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं का एक तथ्यात्मक तरीके से विश्लेषण हो सके और उसको एक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके, उसके बारे में बताया गया है प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत। और क्लियर होगा आपको बच्चों। दूसरे नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं मानवतावाद के अंतर्गत। तो मानवतावाद का पहला नंबर पॉइंट है कि यह विचारधारा मानव कल्याण, मानव जागृति, मानव चेतना, मानव संसाधन एवं मानव की सृजनात्मकता के संदर्भ में मानव सक्रियता पर बल देती है। ठीक है, हल्का हल्का समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए पूरी तरह से समझाते हैं। तो मानवतावाद का कहना है कि मानव कल्याण की और मानव जागृति, मानव चेतना, मानव संसाधन की, मानव की सृजनात्मक जितने भी संदर्भित जो मानव की सक्रिय जो प्रक्रिया है उनको बल देती है मानवतावाद। यानी कि यह जो है प्रत्यक्षवाद और मानवतावाद में यही अंतर देखने को हमें मिला कि मानवतावाद जो है वो आपको मानव की प्रक्रियाओं पर बल देती है और प्रत्यक्षवाद जो है वो भौतिक रूप से भौतिक कारकों पर, भौतिक विधियों पर, उनके मात्रात्मक प्रयोगों पर जो है वर्णन करती है और उसे समझाने का प्रयास करती है लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक्षवाद और ये मानवतावाद का पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट आप पढ़ते हैं प्रत्यक्षवाद का। तो प्रत्यक्षवाद विचारधारा मुख्यतः निरीक्षण तथा अनुभवों पर आधारित है। यानी कि इसलिए इसे जो है प्रयोगवाद भी कहते हैं। प्रयोगवाद, अब आप समझ गए ना प्रयोगवाद।
प्रत्यक्षवाद का मतलब प्रयोगवाद, यानी कि एक तरह से जो प्रयोगशाला होती है, जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट पर आधारित ये जो है हमारा क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्षवाद को हम प्रयोगवाद के भी नाम से जानते हैं। तो इसका हम संपूर्ण विश्लेषण आपको बताने का प्रयास करें तो दूसरे नंबर पॉइंट का, तो प्रत्यक्षवाद का कहना है कि मुख्यतः जो निरीक्षण, यानी कि जो निरीक्षण तथा जो अनुभवों पर आधारित, यानी कि जिस व्यक्ति को इस बारे में अनुभव होगा वही जो है इसमें प्रयोग कर सकता है और वही इन चीज़ों को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। जिसे इस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी, भौतिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, वो इस चीज़ों को नहीं बढ़ा सकता है। यही कहना है प्रत्यक्षवाद का। मानवतावाद क्या कहता है? मानवतावाद कहता है कि इस विचारधारा के विकास में मानव भूगोल में मानवीय परिघटनाओं के प्रतिरूपों के वर्णन के स्थान पर, मानव भूगोल के जो प्रतिरूप है उनके वर्णन के स्थान पर इनके पीछे कार्यरत प्रक्रियाओं को समझाना है। यानी कि मानवतावाद का कहता है कि मानवतावाद का विचारधारा है कि विकास, जो मानवतावाद की विचारधारा के अंतर्गत जो विकास है, उस विकास में जो मानव भूगोल यानी मानव का जो भूगोल है उसमें मानवीय जितनी भी परिघटनाएं हैं उन परिघटनाओं के प्रतिरूपों का वर्णन और उस स्थान पर जो पिछले कार्य जो प्रक्रिया थी उन कार्य प्रक्रियाओं को समझकर अभी वर्तमान में उसे उपयोग करना ही जो है एक मानवतावाद की प्रक्रिया कहलाती है। यानी मानव भूगोल पर इसमें जो है काफ़ी हद तक जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा नंबर पॉइंट है प्रत्यक्षवाद में कि इस विचारधारा के मुख्य समर्थकों में बीजे एल्वेरी, डेविड हॉर्बे तथा विलियम वंग आदि के नाम जो है प्रमुख है। यानी कि इन सभी जो विद्वान थे उन्होंने जो है प्रत्यक्षवाद को जो है प्रयोगवाद को जो है काफ़ी ज़्यादा समर्थन दिया है। उसके बाद मानवतावाद के बारे में पढ़े तो मानवतावाद कहता है कि इस विचारधारा के जो केंद्र बिंदु है वह मानव है। यानी मानव को इसमें केंद्र में रखकर जो है इसमें चर्चा की गई है, जो कि मानव के संपूर्ण विकास यानी कि उसके विकास पर पूर्ण रूप से बल देता है। तो आई होप बच्चों आप चीज़ों को समझ गए होंगे प्रत्यक्षवाद और मानवतावाद में क्या अंतर है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है बच्चों, तो आपको घबराने की बात नहीं है। हम आपको इसमें 4 कुल मिलाकर मैंने आपको लिए जो है क्वेश्चन तैयार किया है जिसके माध्यम से मैं आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप नहीं साथ दीजिएगा तो बच्चों मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊँगा। तो अगर आपका साथ बना रहा तो भाई बच्चों कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी भी परेशानी को फेस करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है? तीसरा नंबर पॉइंट बोलता है और हमें कहने का चीख के कहने का प्रयास करता है कि तीसरा नंबर पॉइंट है कि क्रमबद्ध भूगोल यानी कि क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी क्रमबद्ध भूगोल और एक प्रादेशिक जो भूगोल होता है उसमें क्या अंतर हो सकते हैं, उसको अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसके अंतर्गत जो है क्रमबद्ध भूगोल यानी कि सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, जो कि यहाँ पर आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्रमबद्ध भूगोल यानी कि सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, और प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी के बारे में इसमें आपको चर्चा की गई है। तो चलिए आंसर को पढ़ते हैं और आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर का फर्स्ट नंबर पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि इस भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन होता है। यानी कि इस भूगोल में यानी क्रमबद्ध भूगोल में किसी भी प्रदेश का, एक प्रदेश के एक विशिष्ट तत्व का, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि क्या हो सकता है? यानी कि जैसे कि एक मान के चलिए एक कोई राज्य है, उस राज्य के अंतर्गत कई सारी भौगोलिक प्रक्रिया होती है, जैसे नदी होता है, पहाड़ होता है, पठार होता है, वन्य क्षेत्र होता है, सीमा क्या कहते हैं, उसके बाद जो है कटिबंधीय क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो उन सभी को एक एक करके अलग अलग करके अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नंबर पॉइंट। नेक्स्ट है प्रादेशिक भूगोल का पॉइंट। इस भूगोल में किसी भी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों को एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। ठीक है,
तो बस उसका जस्ट उल्टा, यानी कि प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यानी कि किसी भी राज्य के अंतर्गत, जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, वन्य क्षेत्र, वन्य के अन्य एरिया के जो भी क्षेत्र होते हैं, उन सभी क्षेत्रों के बारे में एक क्षेत्र के रूप में यानी एक बार अध्ययन करना। इसका कोई सीमा नहीं होता, इसका सीमा होता है तो उस राज्य का बॉर्डर होता है, उस राज्य के बॉर्डर के अंतर्गत जितने भी संसाधन, जितने भी भौगोलिक क्षेत्र है, उन सभी का एक इकाई के रूप में अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है बच्चों? तो प्रादेशिक भूगोल कहलाता है, यानी कि प्रदेश का भूगोल। और क्रमबद्ध भूगोल यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप भूगोल। ठीक है, तो ये आपको हो गया पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है कि यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है, यानी एक एक करके यह अध्ययन होता है, ना कि अलग अलग। ठीक है, और प्रादेशिक भूगोल कहता है कि यह अध्ययन जो है समकालीन होता है, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र का सभी चीज़ों का अध्ययन, समकालीन सभी चीज़ों का अध्ययन। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि क्रमबद्ध भूगोल का कि यह अध्ययन जो है वह राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह अध्ययन किस पर आधारित होता है? राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। ठीक है, लेकिन प्रादेशिक भूगोल में जो ये तीसरा नंबर हमारा पॉइंट है, तो यह अध्ययन जो है हमको भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। भूगोल की जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सभी को एक रूप में अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रादेशिक भूगोल की थर्ड नंबर प्रक्रिया, यानी कि भौगोलिक इकाई। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट है कि यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है, यानी कि क्रमबद्ध भूगोल जो होता है इसके अंतर्गत जो है किसी भी प्रकार की जो खोज होती है, जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो चीज़ों को जो अध्ययन करते हैं वो यहाँ ना तो पठार पर करते हैं ना तो पानी पर करते हैं, सबका अलग अलग क्षेत्र बटा होता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि इसमें जो है खोज की जो प्रक्रिया होती है उस पर जोर दिया जाता है, यानी खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए जो है क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन इस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। किंतु प्रादेशिक भूगोल में जो है चौथा नंबर पॉइंट में, यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच के जो संबंध होते हैं उसको प्रकट करता है, यानी भौतिक वातावरण का और मानव के बीच का दोनों का परस्पर कैसा संबंध है उसको जो है स्पष्ट करने का प्रयास करता है। कौन? प्रादेशिक भूगोल। ठीक है बच्चों, पांचवा नंबर पॉइंट है कि इस अध्ययन में एक घटक जैसे कि जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार तथा उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं, यानी कि क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत इस अध्ययन के अंतर्गत जो है एक घटक जैसे कि जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार के उसके उप प्रकार, यानी कि जलवायु किस प्रकार का होगा, जलवायु में किस प्रकार की नमी होगी, उस प्रकार की, यानी कि जलवायु के अंतर्गत एक गहरा अध्ययन, डीप अध्ययन, यानी कि डीप नॉलेज उसके बारे में लेने की जो प्रक्रिया होती है उसी हम क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध भूगोल बोलते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट पे जैसे कि हमको बताया गया है, और उसी को जो है प्रादेशिक भूगोल में बताया गया कि यह अध्ययन में प्रदेशों का समकालीन यानी कि समांकन सम्मिलित होता है, यानी कि सीमांकन, यानी कि एक सीमा के अंतर्गत जो है जिसको कि सीमा के अंतर्गत प्रादेशिकरण करके जो है अध्ययन किया जाता है। यानी कि मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इस प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत जो है एक सीमा के अंतर्गत चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उसमें कितने भी प्रकार की भौगोलिक प्रक्रिया, भौगोलिक जो क्षेत्र क्यों ना आ जाए, लेकिन इसका जो एक सीमा के अंतर्गत जो है आपको अध्ययन देखने के लिए मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। जी बच्चों, ज़्यादा कोई बच्चों बस थोड़ा सा और समय लगेगा, आप चीज़ों को और भी अच्छे से समझ पाइएगा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तब फिर आप सभी के बच्चों एक छुट्टी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, छुट्टी यानी कि इस चैप्टर से छुट्टी, पढ़ाई से छुट्टी करने की कभी कोशिश मत करिएगा बच्चों, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि आपको जो है एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का हमेशा प्रयास करती रहती है, तो इसलिए पढ़ाई से कभी भी मत छुट्टी लीजिएगा। हाँ, लेकिन एक दिन में आप अपना डिसाइड करिएगा कि हाँ आज मुझे इतना चीज़ पढ़ना है, इतना चीज़ पढ़ना है, इतना चीज़ पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ इतना चीज़ आज पढ़ लिया अब कभी नहीं पढ़ना या 2 दिन के बाद पढ़ना है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, ये एक अध्ययन है। क्यों कहा जाता है स्टडी? स्टडी का क्या हिंदी होता है? अध्ययन। अध्ययन की प्रक्रिया को हम स्टडी बोलते हैं, यानी कि निरंतर अध्ययन को ही हम स्टडी बोल सकते हैं। अगर हम चीज़ों को अगर छोड़ेंगे तो हम फिर से हमको शुरुआत करना पड़ेगा, और शुरुआत करने वाली बात जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। अगर आप किसी चीज़ों को अगर एक बार छोड़ दीजिएगा ना, तो और फिर उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, तो आपको शुरुआत से शुरू करना होगा।
और शुरुआत से जब शुरू करना पड़ता है ना, तो उस आदमी पर को पता चलता है, उस व्यक्ति को पता चलता है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। ठीक है बच्चों, तो चीज़ों को आप रेगुलर वाइज करते रहिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, और अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें भी आप बताइए, क्योंकि अब टाइपिस्ट है, तो अगर कोई गलती कर देता है या हमारे द्वारा कुछ अगर छूट की चीज़ें अगर छूट जाती है तो उसे भी आप बताने का प्रयास करिएगा, जिससे कि हम अपने बच्चों के माध्यम से सीखें। टीचर का एक वही गुरु, एक वही अच्छा होता है जो कि अपनी शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाए और बच्चों से जो जानकारी प्राप्त हो वो उसे जो है एक विस्तृत रूप में और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करे। ठीक है ना, तो चलिए चौथा नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट क्या आता है? चौथा नंबर पॉइंट है मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा, यानी मानव भूगोल की कल्याणपरक यानी कल्याण के लिए मानव भूगोल की विचारधारा और मानवतावादी विचारधारा से किस प्रकार भिन्न है, यानी अलग है। दोनों के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए, यानी बताइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर है कि मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा में मनुष्य के कल्याण तथा हितों के विचार, यानी उनके हित के जो विचार होते हैं उन विचारों का सम्मिलन होता है, जबकि मानवतावादी विचारधारा में मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध है उन संबंधों की चर्चा की जाती है, और दोनों में अंतर इस प्रकार नीचे निम्नलिखित रूप से बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कल्याणपरक विचारधारा को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वेलफेयर अप्रोच। ठीक है, मानवतावादी विचारधारा को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमनिज्म अप्रोच। चलिए इसको हम डिटेल वीडियो के माध्यम से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर पॉइंट है कि इस विचारधारा में मनुष्य की वित्तीय स्थिति आदि का अध्ययन किया जाता है। तो किस विचारधारा के अंतर्गत? तो कल्याणपरक विचारधारा के अंतर्गत मनुष्य की जो वित्तीय स्थिति है उसका अध्ययन और आदि और भी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कल्याणपरक विचारधारा के अंतर्गत। पहला ही नंबर पॉइंट में आपको जो है मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत, मानवतावादी विचारधारा में मानव की जागृति, उनकी मानव की साधना, मानव चेतना आदि के संदर्भ में मनुष्य की केंद्रीय और क्रियाशील जो भूमिका है उस पर बल दिया जाता है। यानी कि मानव किस प्रकार से अपनी जद्दोजहद कर रहा है अपनी चीज़ों को, अपने संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, उसमें इस चीज़ों की चर्चा की जाती है मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर पॉइंट की मनुष्य के विकास में प्रादेशिक असमानताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कल्याणपरक विचारधारा में मनुष्य के विकास के जो प्रादेशिक जो असमानता है, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों का भी अध्ययन किया जा सकता है कि मनुष्य का कल्याण किस तरह से हो सके, उनको किस तरह से परेशानियों से छुटकारा मिल सके, असमानताओं से छुटकारा मिल सके, इस चीज़ों की चर्चा की जाती है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से मानवतावादी विचारधारा में दूसरा नंबर पॉइंट का होता है कि यह विचारधारा स्वयं मनुष्य पर केंद्रित होता है। यानी कि इस विचारधारा के अंतर्गत जो है मनुष्य किस प्रकार से प्रक्रियाओं का निर्वहन कर रहा है, किस प्रकार से चीज़ों को केंद्रित रूप से कर रहा है, उस चीज़ों पर जो है एक फोकस लेंस के द्वारा, यानी फोकस लेंस होता है ना, उस तरह से जो है नज़र बनाए रखता है मानवतावादी विचारधारा। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा कि पूंजीवाद के कारण विचारधारा का जन्म हुआ। यानी कि पूंजीवाद के कारण जो है विचारधारा, कौन सी? कल्याणपरक विचारधारा का जन्म हुआ है। यानी कि पूंजीवादी जो लोग आए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होना शुरू हो गई थी। इसी कारण से जो है पूंजीवादी के कारण जो है चीज़ों के कारण जो है कल्याणपरक विचारधारा का जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, बात करें तीसरे नंबर पॉइंट में मानवतावादी विचारधारा में, तो इस विचारधारा के विन्यास में, यानी कि निर्वहन में, मानव भूगोल में मानवीय परिघटनाओं के प्रतिरूपों के वर्णन के स्थान पर इनके पीछे कार्यरत प्रक्रियाओं को समझना है। यानी कि
मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत जो है उनके द्वारा मानव भूगोल में जो जितनी भी परिघटनाएं हैं उन परिघटनाओं को किस प्रतिरूप में वर्णन किया जा रहा है, उसके पीछे क्या कार्य प्रक्रिया है उसको समझना और उस चीज़ों को आगे अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को जो है हम मानवतावादी विचारधारा कहते हैं। मानवतावादी यानी कि मानव में मानवीयता, उसे ही हम मानवतावादी विचारधारा बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर पॉइंट है कल्याणपरक विचारधारा के अंतर्गत। ठीक है, कौन कहाँ क्या पाता है और कैसे, यह कल्याणपरक विचारधारा की मूल बिंदु है। यानी कि कौन कहाँ किस चीज़ों को किस तरह से प्राप्त करता है, किस तरह से उसका उपयोग करता है, उसको जो है कल्याणपरक विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि अगर सपोज दैट हमने कि अगर कोई हमारा पैसा मिल गया, या छोड़िए पैसा तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, पैसा छोड़िए, अगर सपोज दैट हमको कोई पेड़ मिल गया, तो वो अगर पेड़ मिल गया तो पेड़ का तो कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। पेड़ को जलावन में भी उपयोग किया जाता है और जलावन के बाद जो है उसे जो है अगर बाजार में बेच के हम पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या करेगा वो उससे मतलब नहीं है। अगर हम उस पेड़ को बेच कर अगर हम पैसा लाते हैं तो उससे हम अपने घर में अनाज ला सकते हैं, घर में खाना खा सकते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ों को हम निर्वहन कर सकते हैं। तो इसीलिए कौन कहाँ क्या प्राप्त करता है, कैसे पाता है, वो जो है कल्याणपरक विचारधारा के मूल बिंदु के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से चौथा नंबर पॉइंट है कि मानवतावाद में मानव भूगोल में जोड़ी गई नई विचारधारा है। यानी कि मानवतावाद में जो मानव भूगोल में जो जोड़ी गई है जो है नई विचारधारा है, जिसका संबंध मानव के कल्याण के जो स्थानिक प्रतिरूप है, यानी कि मानव के कल्याण के लिए जो स्थानिक प्रतिरूप है, जो उसका वर्णन है, जो उसका क्षेत्र है, जो उसकी व्यवस्था है, उसको नए रूप में प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वो मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। तो बच्चों आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और वीडियो में किसी प्रकार की आपकी क्वेरी नहीं रही होगी और चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आपको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। तो आपका भी मेहनत बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि हम सर के चैनल को, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूर तक, जितने भी दूर तक आप फैला सकते हैं चीज़ों को फैलाइए, जिससे कि और भी बच्चों को मदद मिल सके। तो ये हमारा था कुल मिलाकर कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आंसर, जिसके अंतर्गत मैंने आपको चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने के लिए कोशिश किया। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।